हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 5 के टॉपिक इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिफ्थीरिया और वूफिंग कफ के बारे में डिस्कस किया था। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम ट्यूबरकुलोसिस और कॉलेरा के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक प्रकार की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है तथा लंबे समय तक रहने वाली बीमारी होती है। यह बहुत ही अधिक संक्रामक बीमारी होती है, अर्थात यह बहुत अधिक संक्रमण फैलाती है। चूंकि यह एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इसलिए यह हवा के द्वारा फैलता है तथा व्यक्ति के फेफड़े जो होते हैं उन्हें सबसे अत्यधिक रूप से प्रभावित करता है। यह बीमारी ट्यूबरकल बेसिलस नाम के बैक्टीरिया के कारण होती है, जिसकी खोज सबसे पहले 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने की थी। इसी को 1886 में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहा गया था, अर्थात इस बैक्टीरिया का नाम चेंज कर दिया गया। यह बीमारी इतनी सर्वविदित है कि सभी यूनिवर्सल है, मीन्स आपको सभी जगह पे इसके पेशेंट देखने को मिल जाएंगे। जो कुछ विकासशील देश और अविकसित देश है उनमें यह बीमारी अधिक मात्रा में देखी जाती है। उसका कारण है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले शहर या जगह, जिनकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा मात्रा में फैलती है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण जलवायु वाले जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर भी यह बीमारी काफ़ी देखी जाती है। इसके प्रसार की जो तरीका है या किस प्रकार से ये फैलता है, उसके कई सारे रीजंस हैं। जैसे कि जो रोगी व्यक्ति है, यदि वह जोर जोर से छींकता है, खांसता है या जम्हाई लेता है तो अपने मुंह से बहुत सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं उनको बाहर निकालता है और जिसके द्वारा दूसरे व्यक्ति संक्रमित होते हैं। इसके अलावा रोगी के द्वारा यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति का सीधा संपर्क होता है तब भी वह इससे संक्रमित हो जाता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति की सलाइवा में भी यह बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। यदि वह व्यक्ति कहीं थूक देता है तो ऐसी धूल वाली यदि कोई व्यक्ति सांस ले ले, इसके अलावा ऐसा व्यक्ति फर्श पर, दीवारों पर या फर्नीचर पर कहीं पर यदि अपनी सलाइवा लगा देता है या उस सलाइवरी डिस्चार्ज की वजह से भी दूसरे लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसके अलावा जो दूषित दूध है, खाद्य उत्पाद है या दूध से बने पदार्थों या पाश्चुरीकृत दूध जो कि दूषित है, इसके द्वारा भी संक्रमण फैलता है। संक्रमित कपड़े, बर्तन, खिलौने, बिस्तर इत्यादि से भी यह बीमारी संक्रमित होती है। क्षय रोग जो है यह आनुवंशिक बीमारी नहीं है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होती है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो कि संक्रमण के द्वारा ही फैलती है। कभी कभी जो मक्खियाँ होती है, मच्छर होते हैं या कीड़े होते हैं, वे भी इस बीमारी को फैलाने का कार्य करते हैं। अर्थात वे ऐसी दूषित स्थानों पर बैठ करके उन बैक्टीरियाज को अपने साथ लेकर के आते हैं और हमारे सामानों पर और भोजन के ऊपर बैठ करके उन्हें दूषित कर देते हैं। इस प्रकार से ये भी संक्रमण फैलाने का कार्य करते हैं। जो इस बीमारी की उष्मायन अवधि होती है, अर्थात इंक्यूबेशन पीरियड, वो 4 to 6 वीक्स का होता है। अब हम बात करेंगे इस बीमारी के लक्षणों की। इस बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे दिखने लगते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को कमज़ोरी महसूस होना शुरू होती है और थकावट फील होती है, तो वह पूरे टाइम सोना और बहुत ही लेथार्जिक फील करते हैं। यदि कोई व्यक्ति छोटा सा काम भी करता है तो भी उसे थकान बहुत ज़्यादा महसूस होने लग जाती है। इसके अलावा उसके फेफड़ों में संक्रमण होने के कारण उसे कई बार बहुत कम भूख लगती है, गले में कठोरता और छाती में दर्द भी वह फील करता है। जब व्यक्ति इसी प्रकार से लंबे समय तक संक्रमित रहता है, बीमार रहता है, तो उसके जो कफ सिक्रेशन होता है उसका टेस्ट किया जाता है और एक्सरे किया जाता है, जिसके द्वारा जो कफ सिक्रेशन होता है उसमें चेक किया जाता है कि ट्यूबरकल बेसिलस की उपस्थिति है या नहीं। यदि उसमें ट्यूबरकल बेसिली की उपस्थिति होती है तो व्यक्ति को उचित उपचार दिया जाता है। इसी के साथ साथ रोगी को से पसीना आना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। टीकाकरण: बच्चों को उम्र के पहले 3 महीनों के भीतर ही इंट्राडर्मल इंजेक्शन के द्वारा BCG अर्थात बेसिलस कैलमेट गुएरिन का टीका दिया जाता है। इसकी रोकथाम और नियंत्रण के उपाय: जो तपेदिक है या क्षय रोग है, इसे रोकने के लिए सरकार काफ़ी सारे कार्यक्रम चलाती रहती है समय समय पर।
हम भी कुछ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि हमारी कम्युनिटी को क्लीन रखना। हमारे जो आसपास का जो वातावरण होता है, यदि उसे साफ और स्वच्छ रखा जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को ताज़ी हवा और धूप में रहना चाहिए, अर्थात ताज़ी हवा से जितनी भी बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। अर्थात इसके अलावा अच्छी धूप होने पर भी जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं। इसके अलावा जो गलियाँ, बाज़ार, इमारतें होती है, उनको थोड़ा खुले तरीके से बनाना चाहिए ताकि इनके अंदर स्वच्छ वायु जो होती है वो प्रवेश कर सकती है, जिसकी वजह से अननेसेसरी बैक्टीरिया, वायरस वहाँ पे पनपते नहीं हैं। और धूप अच्छी आने से स्थान पर नमी नहीं रहती, क्योंकि जो बैक्टीरियाज और वायरस होते हैं वह नमी वाले स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में ग्रो करते हैं। जैसे कपास या गिनिंग मिल्स होती है, कोयले की खान होती है, तंबाकू, बीड़ी बनाने वाले जो स्थान होते हैं, वहाँ के जो श्रमिक होते हैं उनमें संक्रमण का बहुत ही अधिक भय रहता है। तो ऐसे श्रमिकों के लिए सुरक्षात्मक शील्ड उन्हें देनी चाहिए ताकि वो उसे पहन करके अपना कार्य करें और संक्रमण से बचे रहें। जो पाश्चरीकृत दूध होता है उसकी आपूर्ति की जानी चाहिए, अर्थात जो मिल्क होता है उसका पाश्चुरीकरण किया जाना चाहिए, जिससे कि जो उसमें उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं। पाश्चुरीकरण एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें दूध को हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसमें उपस्थित सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी फैक्ट्रीज होती है जिनके अंदर भोज्य पदार्थ बनते हैं या कुछ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है, वहाँ पर हाइजीनिक रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए। जो क्षय रोग है इससे बचने के लिए हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहिए। इसके लिए हम कुछ फिल्म्स बना सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, मैगजीन्स, चार्ट्स, पोस्टर्स के थ्रू इसकी रोकथाम के उपाय बता सकते हैं तथा इसके जो गंभीर लक्षण होते हैं उनके बारे में भी लोगों को जानकारी दे सकते हैं। जो सरकार है तथा बहुत सी एजेंसीज होती है, उनको क्षय रोग उन्मूलन परियोजना को प्रभावी ढंग से करना चाहिए तथा इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स चलाते रहना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और इस बीमारी से बचे हुए रहें। क्षय रोग एक इलाज योग्य है, अर्थात क्यूरेबल डिजीज़ है, और यदि इसका टाइमली इससे ठीक कर लिया जाए या इस पर ध्यान दे दिया जाए तो यह बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में नहीं आती है। जैसे ही पता चलता है कि किसी व्यक्ति को क्षय रोग हुआ है, उसे सेपरेट कर देना चाहिए, उसे उसके सामानों के साथ में अलग कर देना चाहिए, अर्थात उसके कपड़े, बिस्तर, बर्तन, उसका कमरा इत्यादि को अलग कर देना चाहिए। और विशेष रूप से छोटे बच्चे और जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें रोगी के पास नहीं जाने देना चाहिए। व्यक्ति को सदैव पौष्टिक भोजन करना चाहिए और अपने रहने करने की जो स्थिति होती है उसमें भी सुधार करना चाहिए, अर्थात हाइजीनिक कंडीशंस में और सैनिटरी कंडीशंस में रहना चाहिए। जो भी रोगी के बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं, सामान होता है, कमरा होता है, उसे अच्छे से डिसइंफेक्ट करना चाहिए ताकि उसमें पनप रहे कीटाणु, जीवाणु मर जाएं। अब हम डिस्कस करेंगे हैजा के बारे में, जिसे कॉलेरा भी कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का तीव्र संक्रामक रोग है जो आंतों में संक्रमण के कारण होता है। इस बीमारी के अंदर मुख्य रूप से उल्टी होना, पानी वाले दस्त होना, पैरों में दर्द होना या तेजी से निर्जलीकरण, ये सारे सिम्टम्स या लक्षण देखे जाते हैं। यह हैजा एक प्रकार का रोग होता है जो किसी रोगी के द्वारा या वाहक या दूषित पानी एवं दूषित दूध एवं दूध के उत्पादों के माध्यम से फैलता है। यह बीमारी मुख्य रूप से गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि भोज्य पदार्थ गर्मी में बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं अत्यधिक तापक्रम के कारण। और यदि व्यक्ति ऐसे खराब भोजन को कंज्यूम कर लेता है तो उसे ये बीमारी हो जाती है। यह बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, अर्थात इसमें उम्र का कोई लिमिटेशन नहीं है कि यह सिर्फ छोटे बच्चों को ही होगी या बड़ों को ही होगी, ये सभी उम्र के लोगों को हो सकती है। और अगर बीमारी ने ले लिया है और अगर उसका समय पर उपचार नहीं किया गया हो तो यह महामारी का रूप भी ले लेती है, क्योंकि यह भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेज़ी से फैलती है। इसलिए इसके जो रोगजनक जीव होते हैं वो विब्रियो प्रजाति के होते हैं, जो मुख्य रूप से दो होते हैं, विब्रियो कॉलेरी और विब्रियो एल्टर। जो विब्रियो कॉलेरी है यह रोगी के मल और वॉमिटिंग में पाया जाता है। यह बहुत ही एक्टिव, गतिशील
होता है और क्षारीय माध्यम में बहुत ही तेज़ी से ये अपनी ग्रोथ करता है। यदि 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापक्रम रहता है तो यह बैक्टीरिया मर जाता है। यह बैक्टीरिया पानी, दूध से बने उत्पादों में और जो दूषित भोजन होता है उनके अंदर आसानी से ग्रो कर लेता है और दूषित पानी में तो यह 2 सप्ताह तक जीवित भी रह सकता है। जो विशेष रूप से जो हाउस फ्लाइज होती हैं जैसे कि मक्खियाँ, मच्छर होती हैं, वे इस बीमारी का बहुत ही तेज़ी से प्रसारण करते हैं। अगला है विब्रियो एल्टर। अन्य कीटाणु बड़े पैमाने पर, जैसे कि ये जो तटीय क्षेत्र होते हैं, कोस्टल रीजन्स होते हैं, वहाँ पर बहुत मिलते हैं। वहाँ पर सीधे संपर्क से या अस्वच्छ परिस्थितियाँ, सैनिटरी कंडीशंस नहीं हो, भीड़ भाड़ वाले स्थान हो, मेले हो या त्योहारों के टाइम पे जो दावत या की जाती है, अर्थात बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, उसमें इसके फैलने का बहुत ही अधिक भय रहता है। अब हम बात करेंगे उष्मायन अवधि अर्थात इंक्यूबेशन पीरियड की। इस बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही कम होता है, अर्थात कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक का होता है, जिसकी फ्यू आवर्स से लेकर के 5 डेज तक की इसकी अवधि होती है। तो यह कुछ घंटों में ही व्यक्ति को बीमार कर सकता है और उसमें लक्षण प्रतीत हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों की। जो हैजे का कीटाणु होता है वो शरीर में प्रवेश करते ही व्यक्ति को उल्टियाँ होने लगती है। उसे लूज मोशन भी होते हैं जो कि वाटरी होते हैं बेसिकली, जैसे चावल के पानी का रंग होता है इस प्रकार के होते हैं और इतने वाटरी होते हैं कि बॉडी से जितना भी पानी होता है वो निकलने लगता है और व्यक्ति को निर्जलीकरण हो जाता है। एक दिन में व्यक्ति को 30 to 40 टाइम्स तक ये लूज मोशन हो सकते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर पानी की कमी के साथ साथ खनिज लवणों की भी कमी हो जाती है और जो शरीर का तापक्रम होता है वो सामान्य से बहुत ही कम हो जाता है। यदि व्यक्ति का समय रहते उपचार नहीं किया जाता है तो व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसके टीकाकरण की यदि बात की जाए तो इसका जो वैक्सीन होता है वो डेड विब्रियो कॉलेरा से तैयार किया जाता है और यह टीका 3 महीने तक के लिए व्यक्ति को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। रोकथाम और नियंत्रण के उपाय। जो रोगी व्यक्ति होता है उसके सभी उत्सर्जन को या जितना भी एक्सक्रीशन होता है उसको एक कंटेनर में इकट्ठा कर देना चाहिए और इस कंटेनर में पहले ही चूना रखा हुआ होना चाहिए। इसके पश्चात इस सभी एक्सक्रीशन को या तो जला देना चाहिए या दफन करके नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में बैक्टीरिया रहता है और यह संक्रमण हो सकता है दूसरे व्यक्तियों तक। जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या सार्वजनिक स्थान है जहाँ पे खाना मिलता है, ऐसे स्थानों को पहले तो लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए और इसके अलावा यहाँ पर कंट्रोल्ड तरीके से हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। जो एंटी फ्लाई ट्रीटमेंट्स होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए, अर्थात मक्खियों मच्छरों को दूर रखने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स या कुछ स्प्रेस का यूज़ करना चाहिए ताकि ये उस स्थान को संक्रमित या दूषित ना करें। जो भी सड़े हुए फल होते हैं, सब्जियां होती है, उनसे बचना चाहिए, उन्हें नहीं कंज्यूम करना चाहिए। दूध और पानी को सदैव उबाल करके पीना चाहिए क्योंकि इनके अंदर बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी से और तेज़ी से ग्रो करता है। जो मक्खियाँ होती हैं और धूल से घर की या अपने आसपास के वातावरण की स्वच्छता करनी चाहिए, अर्थात मक्खी मच्छरों को पास नहीं आने देना चाहिए और धूल मिट्टी को भी नहीं आने देना चाहिए। मुख्य रूप से उंगलियों, भोजन, मक्खियाँ, मल तथा अस्वच्छता, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गंदे कपड़े भी कभी भी धारण नहीं करने चाहिए। अपने घर की बेडशीट्स को और जितने भी पर्दे या ये चीज़ें होती हैं इनको हर हफ्ते में बदलते रहना चाहिए। कीटाणुनाशकों का छिड़काव किया जाना चाहिए, जैसे कि इसके लिए हम फिनाइल का यूज़ कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या अन्य कीटाणुनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो रोगी व्यक्ति होता है उसके यूज्ड या गंदे कपड़ों को अलग रखना चाहिए और उन्हें अलग से ही क्लीन करना चाहिए। इसके अलावा उसके कमरे को, इन सभी को डिसइंफेक्ट भी करना चाहिए। जो फल और सब्जियां होती हैं इनको पोटेशियम परमैंगनेट के साथ धोना चाहिए और सड़े गले फल सब्जियां जो होते हैं इन्हें पहले ही अलग निकाल देना चाहिए ताकि ये दूसरे फल और सब्जियों को संक्रमित करके खराब या दूषित ना कर दें। जो भी मार्केट में मिलने वाले फास्ट फूड होते हैं, दूध से बने हुए पदार्थ होते हैं जो कि लंबे समय तक प्रिजर्वेटिव के साथ रखे जाते हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बहुत अधिक मात्रा में बीमारी फैलाने का कार्य करते हैं। हम सभी के पेट में या आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जिसे कि HCl कहा जाता है।
यह अम्लीय प्रकृति का होता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो यह पेट के अंदर यदि ये बैक्टीरिया आ भी जाता है तो उसे भी किल कर देता है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति को नियमित रूप से स्वच्छ और अच्छा साफ भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार हमने बात करी कि हैजा रोग क्या है, उसकी रोकथाम और नियंत्रण किस प्रकार की जाती है, और क्षय रोग क्या है, उसके भी क्या लक्षण है और उसकी भी रोकथाम और नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।